हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत यूनिट 1 के अंतर्गत एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेक्चर 5 है आपका। आप सभी बच्चे कागज कलम कॉपी लेकर के बैठ जाएं ताकि आप प्रॉपर नोट्स बना पाएं, प्रॉपर एक एक चीज को समझ करके इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर पाएं। तो सभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं। स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। देखिए, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में तो बात बिल्कुल भी नहीं की है। हमने इससे पहले पढ़ा है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सीधा सा मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने क्या किसकी बात की है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की या लाइट माइक्रोस्कोप की। कंपाउंड और लाइट माइक्रोस्कोप भी नॉर्मल प्रकार की माइक्रोस्कोप होती हैं जिनके द्वारा हम भी बस छोटी वस्तुओं को मैग्नीफाई करके देखते हैं, लेकिन उनकी जो मैग्निफिकेशन की पावर होती है वो बहुत लिमिटेड होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इतना अच्छा बेहतर ढंग का माइक्रोस्कोप होता है जिससे हम लोग बहुत छोटे लेवल के ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो उसी के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले पता चल रहा है यहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा माइक्रोस्कोप है जो बहुत स्मॉल वस्तुओं को देखने के लिए लाइट यानी कि प्रकाश की जगह इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करता है। यानी कि स्पष्ट तरीके से यहां पर बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसीलिए कहा जाता है कि उसमें ऑब्जेक्ट को, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए लाइट का ना उपयोग होकर के किसका उपयोग होता है, इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग होता है। अब यहां पर बच्चों एक टर्म आया है इलेक्ट्रॉन बीम। क्या होता है इलेक्ट्रॉन बीम, देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन बीम जो बच्चों होता है ये हाई स्पीड और हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की एक फोकस्ड स्ट्रीम और बीम है जिसे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कंट्रोल और डायरेक्टेड किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि चीज समझ के लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि होता क्या है। इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है वो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स की हाई स्पीड और हाई एनर्जी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होती है उनकी एक फोकस्ड स्ट्रीम होती है, एक धारा होती है, एक फ्लो होता है जिसको इलेक्ट्रॉन बीम कह देते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन बीम का इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रोल्ड तरीके से, डायरेक्टेड तरीके से उसका उपयोग किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार अर्नेस्ट रस्का और नॉल मैक्सनॉल ने 1931 में जर्मनी में किया था। बाद में अर्नेस्ट रस्का ने इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन्हें 1986 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स प्राप्त हुआ। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो बेसिक जो टॉपिक है वो फिजिक्स का टॉपिक है, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो हम लोगों को भी पढ़ना ही पड़ता है। तो रस्का साहब ने, नॉल साहब ने मिलकर के इस माइक्रोस्कोप को बनाया है, डिस्कस किया हुआ है, जो कि जिसमें इनको नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है रस्का साहब को, उसके डिस्कशन के लिए, उसको खोजने के लिए, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए। आगे देखिए बताया गया है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की तुलना में इसकी मैग्निफिकेशन यानी कि इसकी जो वर्धन क्षमता होती है और रिजोल्यूशन यानी कि विभेदन जो क्षमता होती है या रिजॉर्बिंग पावर जिसको कहते हैं, बहुत अधिक होती है। इसकी हेल्प से सेल्स, बैक्टीरिया, वायरस और सबस्टेंसेस की फाइन स्ट्रक्चर को बहुत विस्तार से देखा जा सकता है। यानी कि बहुत सारे स्मॉल जो ऑब्जेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, स्टोमेटा है या राइबोसोम्स हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स को, फाइन स्ट्रक्चर्स को बहुत अच्छे ढंग से देखा जा सकता है। किसकी हेल्प से,
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से, क्योंकि इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है, इमेज बनाने की जो पावर होती है वो बहुत हाई होती है। बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा करके दिखाने की क्षमता होती है इसके अंदर। आगे देखिए बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा 0.1 से 0.2 नैनोमीटर, ठीक है, नैनोमीटर तक की वस्तुओं को देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, नैनोमीटर यानी कि 0.1 से 0.2 नैनोमीटर तक की वस्तुओं को देखा जा सकता है। माइक्रोन मीटर नहीं है बेटा, नैनोमीटर है। आगे देखिए, सामान्यतः लाइट माइक्रोस्कोप लगभग 1000 से 2000, 1000 से 2000 एक्स तक आवर्धन करता है, यानी कि मैग्निफिकेशन कर पाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 10 लाख या उससे अधिक आवर्धन कर सकता है, यानी कि कई गुना ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर ज्यादा होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, क्योंकि 1000 से 2000 गुना ही तक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है या लाइट माइक्रोस्कोप होता है वो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखा पाता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 10 लाख गुना बढ़ा करके इमेज को हमको दिखा सकता है। इसकी मैग्निफिकेशन पावर बहुत ज्यादा होती है। आगे देखिए बात करते हैं बच्चा, और ध्यान रखिए कि ये जो टॉपिक आप यहां पर पढ़ रहे हैं इसी के नोट्स बना करके यही डायरेक्टली आप एग्जाम में लिख करके अपना पूरा काम बना सकते हैं, यानी कि यहीं से पूरा टॉपिक आपका एक ही लेक्चर से बन जाएगा। देखिए बात करते हैं, तो अब हम इसके स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन जनरेशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्पादन कहां से होता है, इलेक्ट्रॉन बनता कहां से है। तो यहां पर सबसे पहला जो पार्ट लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन गन, यह माइक्रोस्कोप का सबसे अपर पार्ट यानी कि सबसे ऊपरी भाग होता है, जहां से हाई इलेक्ट्रॉन बीम का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सबसे ऊपर वाले भाग में क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। और ध्यान रखिए एक नाम यहां पर लिखा हुआ है कैथोड। ये जो कैथोड होता है ये इलेक्ट्रॉन गन का ही भाग होता है, इलेक्ट्रॉन गन में ही फिक्स होता है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है कि इलेक्ट्रॉन गन के भीतर कैथोड आमतौर पर टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ, किसका बना हुआ होता है कैथोड, टंगस्टन फिलामेंट का या टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है बच्चा, प्रेजेंट होता है, जिसे गर्म करने पर थर्मल इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गन होता है उसी में कैथोड लगा होता है, और जो कैथोड होता है वो टंगस्टन फिलामेंट का बना हुआ होता है, और इसी के द्वारा क्या होता है, इसको जब गर्म किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एमिट होते हैं बच्चा। आगे देखिए एक स्ट्रक्चर बताया गया है एनोड। एनोड क्या होता है, कैथोड के नीचे एनोड पॉजिटिवली इलेक्ट्रोड होता है, जो निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर तेजी से अट्रैक्ट करके उन्हें एक फास्ट पेस यानी कि तीव्र गति और डायरेक्शन यानी कि दिशा प्रदान करता है। यानी कि एनोड क्या होता है, कैथोड के नीचे लगा होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वो क्या करता है, निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है, तेजी से फास्ट पेस के साथ में आकर्षित करता है और उनको एक दिशा प्रदान करता है, एक डायरेक्शन प्रदान करता है। तो ये तो पहली बात हो गई कि इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है और उसको एक दिशा प्राप्त हो गई है बच्चा। ये डायग्राम आप देख पा रहे हैं, किसका डायग्राम है बच्चा, ये डायग्राम है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। किसका डायग्राम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का ये डायग्राम है, ठीक है ना। आगे देखिए बात करते हैं, और एक एक बात को समझते हुए चलेंगे तभी सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। आगे देखिए क्या बताया गया है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर ली, कैथोड की बात कर ली, एनोड की बात कर ली। आगे बताया गया है एक दूसरा जो सिस्टम है वैक्यूम या वैक्यूम तथा
एंड लेंस सिस्टम। वैक्यूम क्या होता है, लेंस सिस्टम क्या होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। वैक्यूम क्या है? वैक्यूम जो है, राइट साइड में एक वैक्यूम पंप कनेक्शन दिखाया गया है। इंटायर कॉलम के भीतर हाई वैक्यूम बनाए रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन्स एयर मॉलिक्यूल से टकराकर स्कैटर्ड यानी कि बिखरे नहीं। अब देखिए एक एक चीज को समझते भी चलें कि यहां पर देखिए सबसे पहले जो ऊपर लगा होता है वो क्या लगा होता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। ये देखिए यहां पर ये जो वाला भाग है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है। इलेक्ट्रॉन गन के नीचे क्या होता है, ये देखिए कैथोड होता है, ये कैथोड लगा हुआ है बच्चा। और ये कैथोड जो होता है वो टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है और इस पर जब इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और आगे चीजें बनती हैं। और उसके नीचे क्या होता है, यहां पर एनोड लगा होता है। एनोड यहां पर ये देखिए लगा हुआ होता है और एनोड क्या करता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये तीन बातें किससे रिलेटेड हैं, आपके अपर पार्ट से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉन गन से रिलेटेड हैं। और यहां पर एक वैक्यूम पाइप लग जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, इस सिस्टम में, इसके इंटरनल सिस्टम में वैक्यूम कंडीशंस को बनाने का काम करता है, यानी कि निर्वात वाली परिस्थितियों को बनाता है। निर्वात का मतलब क्या होता है, ऐसी कंडीशन जहां पर एयर ना हो और बहुत सारी अन्य गैसें भी प्रेजेंट ना हो, अगर प्रेजेंट भी हो तो बहुत मिनिमम माइक्रो अमाउंट में प्रेजेंट हो, उस कंडीशन को वैक्यूम कंडीशन या निर्वात की कंडीशन कहा जाता है। आगे देखिए क्या बताया गया है, अगला क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस या कॉइल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस या कॉइल के बारे में बात करेंगे। क्या होता है, माइक्रोस्कोप में कॉपर के तारों की कॉइल से बनी मैग्नेटिक लेंस होते हैं। ये लेंस इलेक्ट्रॉन्स के मार्ग को कंट्रोल और अलाइन करते हैं, यानी कि एनोड के नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होता है, उसकी एक कॉइल होती है। जो कॉइल काहे की बनी होती है, कॉपर के तारों के या लोहे के स्ट्रक्चर्स या कोर्स के द्वारा बनी हुई होती है। और उसमें क्या होता है बच्चा कि वहां पर क्या किया जाता है, जो इलेक्ट्रॉन बीम होती है उसको कंट्रोल करने का, उसको नियंत्रित करने का और अलाइन करने का, यानी कि एक रेखा में लाने का कार्य किया जाता है। अभी जब हम इसकी मैकेनिज्म को पढ़ेंगे तो एक एक चीजें समझ में आ जाएंगी कैसे क्या होता है। अभी ये स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, कहां पर होते हैं बच्चा, ये देख लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, ये देखिए यहां पर ये कॉपर के तारों से बना हुआ होता है और इसके ये कॉइल की फॉर्म में एक होता है जहां पर वैक्यूम कंडीशंस बनाई जाती है और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो बीम होती है, इलेक्ट्रॉन की जो बीम आती है ऊपर से, उसको कंट्रोल किया जाता है और अलाइन किया जाता है, सीधे एक रेखांकित किया जाता है कि सीधे फ्लो में वो रहे। आगे देखिए क्या बात करेंगे, आगे बताया गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस। अब ये ध्यान रखिएगा बच्चा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है, ये एक्चुअल में लेंस नहीं होता है, ध्यान रखना, ये लेंस नहीं होता है, ये एक कॉइल होती है जो कि इलेक्ट्रॉन बीम को सुचारू रूप से चलाने में या रेगुलेट करने में हेल्प करती है। लेंस नहीं होता है, लिख दिया गया है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी का पार्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर जो लेंस होता है ये एक्चुअल में लेंस होता है। इसका क्या काम होता है, यह लेंस एनोड से आने वाली इलेक्ट्रॉन बीम को कलेक्ट करके उसे सीधे पैरेलल रूप से स्पेसिमेन यानी कि नमूने पर केंद्रित करता है। यानी कि कंडेंसर जो होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल जो होती है लेंस के नीचे लगा होता है, एनोड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं उनको क्या करता है, उनको कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद में एक पैरेलल वे में, सीधे वे में क्या करता है, जो नमूना हमको देखना है, जो सैंपल हमको देखना है, जो स्पेसिमेन हमको देखना है, उसके ऊपर उसको केंद्रित कर देता है बच्चा। ठीक है ना, तो देख लेते हैं कहां पर है ये। तो ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस है बच्चों ये, और ये क्या करता है, इस स्पेसिमेन को क्या करता है, केंद्रित करने का काम करता है। ये जो बीम आ रही है बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स की ये जो बीम आ रही है बच्चा, ये देखिए ये जो बीम आ रही है
उसको केंद्रित करने का काम करता है किसके ऊपर, ये जो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये जो आपका सैंपल रखा हुआ है उसके ऊपर इसको क्या करता है, केंद्रित करता है। आगे देखिए बात करेंगे, आगे क्या बताया गया है, स्पेसिमेन चेंबर। स्पेसिमेन चेंबर में दो भाग होते हैं बच्चा, स्पेसिमेन होल्डर होता है और स्पेसिमेन चेंबर डोर होता है। दो भाग होते हैं, स्पेसिमेन चेंबर होता है और स्पेसिमेन होल्डर डोर होता है। डोर का मतलब दरवाजा होता है। देखिए यहां पर क्या बताया गया है, यहां पर उस अत्यंत पतले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सैंपल को रखा जाता है जिसका टेस्ट करना होता है। स्पेसिमेन होल्डर क्या होता है, होल्डर आपने देखा है अपने घरों में, कपड़ों को टांगते हैं, सारी चीजों को रखते हैं, तो होल्डर लगा होता है जिसके ऊपर हमको जिस चीज को देखना है, जिस स्पेसिमेन को रख देखना है, उसको उस होल्डर के ऊपर रख देते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, स्पेसिमेन होल्डर। नमूने को या वस्तु को देखने के लिए जिस पर रखा जाता है उसी को स्पेसिमेन होल्डर कहा जाता है। और यहां पर इसके नीचे लिखा हुआ है स्पेसिमेन चैम्बर डोर। ये क्या होता है, तो यह वह डोर है जिसके माध्यम से सैंपल को वैक्यूम को प्रभावित किए बिना अंदर या बाहर स्थापित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन बीम इस सैंपल के आर पार ट्रांसमिट होकर गुजरती है। यानी कि क्या बताया गया बच्चों, ये देखिए ये जो भाग है, ये जो भाग बच्चों आपको दिखाया गया है, ये क्या है, स्पेसिमेन होल्डर, जिस पर क्या होता है, किसी भी स्पेसिमेन को रखा जाता है। और यहां पर देखिए स्पेसिमेन चेंबर डोर है, ये एक डोर जैसा, एक दरवाजे की जैसा लगा होता है, जहां से क्या किया जाता है, अंदर की कंडीशन को बिना प्रभावित किए इस स्पेसिमेन को निकाल करके दूसरे स्पेसिमेन को रखा जाता है। यानी कि स्पेसिमेन को रखने का काम किसके द्वारा किया जाता है, इस चेंबर के द्वारा अंदर ला करके रखा जाता है और उसको निकाला जाता है, ठीक है ना। और ये चेंबर इस तरीके से बना हुआ होता है कि इसकी जो अंदर की वैक्यूम कंडीशन है, निर्वात की जो कंडीशन है, वो प्रभावित ना हो, वो अफेक्टेड ना हो बच्चा, ठीक है ना। एक एक स्ट्रक्चर को पकड़ते हुए चल रहे हैं हम लोग। आगे देखिए क्या बताया गया है, मैग्निफिकेशन एंड प्रोजेक्शन। क्या होता है मैग्निफिकेशन प्रोजेक्शन में, इसमें एक लेंस बताया गया है, प्रोजेक्टर लेंस। और यहां पर एक बच्चों इससे पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस भी होता है जो यहां पर लिखा नहीं गया है, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। यानी कि जब सैंपल जहां पर रखा होता है, सैंपल के नीचे एक लेंस लगा होता है जिसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। पहली इमेज वहीं पर बनती है। तो प्रोजेक्टर लेंस क्या मदद करता है, ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है उसके बाद में प्रोजेक्टर लेंस का काम होता है। क्या काम होता है, प्रोजेक्टर लेंस सैंपल से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन बीम इस लेंस से होकर आ जाती हैं। यह लेंस इमेज को अंतिम रूप से कई गुना मैग्नीफाई यानी कि बड़ा करता है और उसे नीचे की ओर ढकेलता है। यानी कि सबसे पहले क्या होता है कि कंडेंसर से होकर के बीम आ रही है, स्पेसिमेन को क्रॉस कर रही है इलेक्ट्रॉन की बीम, और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस पर वो इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस हो रहे हैं, फिर कहां पर आ रहे हैं, प्रोजेक्टर लेंस पर आ रहे हैं। प्रोजेक्टर लेंस क्या करता है कि उस जो इमेज बनती हुई आ रही है उसको कई गुना बड़ा या कई गुना मैग्नीफाई करता है। आगे अभी हम लोग जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको एक एक बात क्लियर होती रहेगी। तो यहां पर देखिए ये बच्चा, ये प्रोजेक्टर लेंस लगा होता है, यहां पर इसके नीचे यहां पर ये देखिए प्रोजेक्टर लेंस लगा होता है। और यहीं पर कहीं पर बच्चों, यहां पर इसके ऊपर यहां पर क्या होता है, लगा हुआ होता है, कहीं पर यहीं पर ऑब्जेक्टिव लेंस भी लगा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस भी लगा होता है। आगे देखिए क्या बताया गया है, आगे देखिए बताया गया है इमेज व्यूइंग एंड रिकॉर्डिंग। अब इमेज को जो बन गई है उसको देखना कैसे है, तो उसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर होती है स्क्रीन। स्क्रीन में क्या होता है, यह एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होती है जिस पर इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, जिससे सैंपल की एक क्लियर टू डायमेंशनल यानी कि 2D विजुअल इमेज दिखाई देती है। अब इसके नीचे क्या लगा होता है, जो प्रोजेक्टर लेंस होता है उसके नीचे स्क्रीन होती है जिसके ऊपर हमको
फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है जहां पर सैंपल हमको 2D डायमेंशनल इमेज के फॉर्म में दिखाई देता है, इमेज वहां पर हमको दिखाई देती है। और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, विजुअल ट्रांसमिशन। ये क्या होता है, स्क्रीन पर बनने वाले इस इमेज को बाहर से सीधे देखने के लिए इस व्यूइंग विंडो और लेंस सिस्टम जुड़ी होती है। यानी कि अगर हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको तुरंत देखना है तो एक विंडो होती है जिसको व्यूइंग विंडो कहते हैं, उसके द्वारा हम लोग उसको उस इमेज को देख पाते हैं। बच्चा क्या होता है यहां पर, अभी हम लोग इसको देख भी लेंगे। फोटो चेंबर क्या होता है, सबसे लोअर पार्ट में एक फोटो चेंबर या जिसको हम लोग डिजिटल डिटेक्टर कहते हैं, एक कैमरा होता है जिसको CDD कैमरा कहते हैं, होता है ये, जो स्क्रीन पर बनने वाली इमेज को स्थायी रूप से कैप्चर और रिकॉर्ड करने का काम करता है। यानी कि ये जो इमेज बनती है बच्चों, उसको फोटो चेंबर के द्वारा, जो कि सबसे लोअर पार्ट में होता है, उसको रिकॉर्ड भी किया जा सकता है, उसको कैप्चर भी किया जा सकता है, जिससे कि हम लोग उसको डिजिटल कंप्यूटर में, लैपटॉप में उसको देख पाते हैं। तो इस इमेज को कैप्चर और रिकॉर्ड करने का काम फोटो चेंबर का होता है। देख लेते हैं इमेज में, इसकी इमेज के बेस पर हम लोग क्लियर करेंगे सारी चीजें। यहां पर क्या होता है, विजुअल ट्रांसमिशन। ये देखिए बच्चों, ये विजुअल ट्रांसमिशन है। यहां से कोई व्यक्ति अपनी आंख को रख करके यहां पर से देखता है और इसको ये जो इमेज यहां पर बनती है, ये देखिए स्क्रीन है बच्चों, ये स्क्रीन होती है, यहां पर इमेज बनती है और इस इमेज को यहां पर जो बनती है उसको विजुअल ट्रांसमिशन के द्वारा देखा जाता है। और सबसे नीचे क्या होता है, फोटो चेंबर होता है। ये बच्चों फोटो चेंबर होता है, यहां पर जो इमेज बनी हुई है उस इमेज को कैप्चर और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया भी हो जाती है, जिसको हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में देख पाते हैं। तो इस तरह से कई सारे पार्ट्स होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, इसको यहां से हटा देते हैं। बहुत सारी बातें कर ही चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी जो मैग्निफिकेशन है या इसका जो रिजोल्यूशन पावर है उसको कैसे एनालाइज किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है कि फोटोग्राफिक प्लेट पर उत्पन्न इमेज का मैग्निफिकेशन दो बातों पर निर्भर करता है। अब जो इमेज बनी है बच्चों, जो इमेज बन गई है फाइनल इमेज, वो उसको एनालाइज कैसे किया जाता है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन है वो दो भागों के ऊपर निर्भर करता है। कौन सी दो बातें हैं, तो पहली बात है बच्चों कि इलेक्ट्रॉन्स की तरंग दैर्ध्य, जिसको वेवलेंथ कहते हैं, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करता है, इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। और ऑब्जेक्टिव लेंस के न्यूक्लियर एपर्चर, यानी कि जिसको Na से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस के न्यूक्लियर एपर्चर के ऊपर और वेवलेंथ के ऊपर क्या डिपेंड करता है, मैग्निफिकेशन डिपेंड करता है। क्या होता है आगे देखिए, बताया गया है कि जो यहां पर क्या होता है बच्चों, और मैग्निफिकेशन क्यों जरूरी है। जाहिर सी बात है कि मैग्निफिकेशन इसलिए जरूरी होता है कि हमको किसी वस्तु को बहुत बड़ा करके देखना है ना, तभी तो मैग्निफिकेशन की जरूरत हो रही है, तभी तो हम लोग उसको देखने के लिए परेशान हो रहे हैं, उसको देखने के लिए व्याकुल हैं भाई, जरूर। तो देखिए क्या बताया गया है कि दो बातें हो गई हैं कि वेवलेंथ इसकी जो है और इसका जो है न्यूक्लियर एपर्चर, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं इसके मैग्निफिकेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन्स की लैम्डा का मान 0.005 नैनोमीटर होता है, यानी कि वेवलेंथ कितनी होती है, 0.005 होती है। इस ऑब्जेक्टिव का न्यूक्लियर एपर्चर, जो ऑब्जेक्टिव लेंस में अपर्चर जो होता है, जो पोर होता है, वो कितना होता है, 0.0005 नैनोमीटर होना चाहिए। ठीक है, एपर्चर कितना होना चाहिए, 0.005 होना चाहिए। और इसमें एक फॉर्मूला यहां पर दिया गया है, स्मॉल d इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन Na।
ठीक है, इसमें डी क्या है, डी है रिजोल्यूशन। क्या है बच्चों, रिजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है रिजॉल्विंग लिमिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यह दो बहुत पास पास स्थित पॉइंट्स के बीच न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि दो पॉइंट के बीच में जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है बच्चों। अब इन वैल्यूज को हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो 0.6 बना जाएगा और लैम्डा की वैल्यू है 0.05 बच्चों, और किसकी, न्यूक्लियर अपर्चर की वैल्यू क्या है 0.005, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6.1 नैनोमीटर के आसपास की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। और ये निकला है हमारा क्या, स्मॉल डी, यानी कि रिजोल्यूशन निकला है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हमारी निकली है जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग देखना चाह रहे हैं। और उसमें भी अगर हम लोग उन दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिकली देखना चाह रहे हैं, यानी कि हम लोग उसकी रिजोल्यूशन या रिजॉल्विंग पावर को मेजर करना चाह रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है 1/d, और d की वैल्यू हमारी ये निकली है। d की वैल्यू क्या है बच्चों, d की वैल्यू है 6.1 नैनोमीटर, 6.1 नैनोमीटर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं तो रिजॉल्विंग पावर की जो फॉर्मूला होता है 1/d होता है, 1/d की वैल्यू 6.1 है, तो इसको रख दिया यहां पर, और हमारा ये जो है क्या निकल कर आया है, रिजॉल्विंग पावर निकल के आ गई है 0.164 नैनोमीटर। और रिजॉल्विंग पावर होती क्या है ये भी समझ लीजिए, यह माइक्रोस्कोप की दो पास पास की वस्तुओं को अलग अलग पहचानने की क्षमता होती है, यानी कि दो पॉइंट्स हैं, उनमें से किसी एक पॉइंट को पहचानना है तो उस पॉइंट को पहचानने के लिए जो कैपेसिटी होती है उसको कह देते हैं रिजॉल्विंग पावर कह देते हैं। और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी को पहचानने के लिए जो पावर होती है उसको रिजोल्यूशन पावर कहते हैं, उसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा। ठीक है ना, सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है, एक बार अगर फिसला तो फिर गया। आगे देखिए क्या बात करेंगे, आगे बताया गया है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, या प्रिंसिपल वर्ड यहां पर ना भी लिखें तो चल जाएगा, वर्क कैसे करता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, कैसे वर्क करता है, एक एक बात के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखिए यहां पर क्या बताया गया है, बताया क्या गया है, देखिए इलेक्ट्रॉन गन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन लगी होती है बच्चा, ऊपर इलेक्ट्रॉन गन होती है ना, तो सबसे पहले वहीं से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन गन इलेक्ट्रॉन्स उत्पन्न करके उन्हें नीचे भेजता है। सबसे ऊपर इलेक्ट्रॉन गन लगा होता है जो इलेक्ट्रॉन का सोर्स होता है, और इलेक्ट्रॉन्स को बनाने में इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स होता है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही क्या लगा होता है, कैथोड लगा होता है। तो वो क्या करता है, कैथोड इलेक्ट्रॉन गन के अंदर फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर ही लगा होता है, जो टंगस्टन धातु का बना होता है। कैथोड को इलेक्ट्रिक करंट देकर गर्म किया जाता है, जिसके पश्चात एमिशन मैकेनिज्म द्वारा इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त किए जाते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन गन सबसे ऊपर लगा हुआ होता है जो इलेक्ट्रॉन्स का सोर्स होता है, उस इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है जो टंगस्टन धातु का बना होता है। जब उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, एक इलेक्ट्रिक रॉड भी वहां पर लगी होती है बच्चों, जिसके द्वारा उसको गर्म किया जाता है, ये डायरेक्टली भी उसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है। तो जब वो कैथोड गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जब वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उसके द्वारा क्या होता है, एमिशन मैकेनिज्म के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं बच्चों। ठीक है,
तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकलते हैं? कैथोड से निकलते हैं। फिर क्या होता है? कैथोड के नीचे एनोड होता है। कैथोड और एनोड के बीच हाई वोल्टेज लगाया जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से एनोड की ओर एक्सीलरेट होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन बीम तैयार होती है। यानी कि क्या होता है, आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कैसा चार्ज होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है। और जो यहां पर बच्चा क्या है? एनोड है, एनोड है वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज वाला है। तो ये यहां पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स कहां से निकल रहे हैं? कैथोड से निकल रहे हैं भाई, कैथोड से निकल रहे हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित करते हैं एनोड वाला रीजन, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है। तो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं? नीचे आते हैं, तेजी से नीचे आते हैं एनोड के पास में। और एनोड के पास जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तब इनका ये क्या बन जाते हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो एक बीम बन जाती है। भाई बीम अपने घर में देखी नहीं बनी है? देखी है। कई सारी बहुत सीमेंट, मोरिंग, बजरी डाल करके एक बीम बना दी जाती है। तो ऐसे क्या है? कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो उसकी एक बीम बन गई है। और ये एनोड के पास आकर के बीम आगे की ओर प्रोसीड करती है। जैसे हम लोग डायग्राम में भी समझ लेंगे, डायग्राम के आधार पर भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो ये बीम है ये कैसी है, क्या है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन गन है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन गन है और यहां पर ये कैथोड लगा हुआ है। इस कैथोड को जब गर्म किया जाता है तो यहां पर गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन्स देखिए निकलना स्टार्ट होते हैं, यहां से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट होते हैं। और ये जब एनोड पर पहुंचते हैं, और एनोड पर क्यों जाते हैं? क्योंकि एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज के होते हैं, तो अपने को आकर्षित करता है और यहीं पर इलेक्ट्रॉन बीम क्या होती है? तैयार हो जाती है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन बीम यहां पर हम लोगों ने बच्चों तैयार कर ली है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके देखते हैं कि हमको क्या करना है। अब देखते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन बीम तैयार हो गई है हमारी, और अब हमको क्या चीजें करनी है। अब इलेक्ट्रॉन बीम जब एनोड के पास आकर के आ गई है, इलेक्ट्रॉन बीम तैयार हो गई है, उसके बाद में क्या होता है? इसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा रहता है जिसमें लोहे के कोर और उसके चारों ओर क्वाइल होती है। जब क्वाइल में इलेक्ट्रिक करंट बहती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनता है। यह मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन बीम को मोड़कर व्यवस्थित करके उस स्मॉल पॉइंट पर फोकस करता है। तो जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक लेंस होता है ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है? फोकस करने का काम करता है। जैसे कि हम लोग देख भी लेते हैं, यहां पर ये बीम बच्चों तैयार होकर के आ रही है। ये बीम जो है तैयार हो गई है। ये बीम किससे तैयार हुई है? कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकले, एनोड ने उसको आकर्षित किया और एक बीम तैयार हो रही है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगा होता है, ये इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है? फोकस्ड करता है नीचे की ओर। कहां पर? नीचे की ओर फोकस्ड करता है। किस तरफ जाने के लिए? स्पेसिमेन की तरफ जाने के लिए। आगे देखिए क्या बताया गया है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के नीचे क्या होता है? इसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस लगा रहता है। इसका मुख्य काम इलेक्ट्रिक बीम को स्पेसिमेन पर उचित तरीके से फोकस करना है। इसकी हेल्प से स्पेसिमेन पर कितने इलेक्ट्रॉन्स और किस आकार में पड़ेंगे यह तय करना होता है। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के नीचे क्या लगा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस बच्चों लगा होता है। ठीक है ना? देख लेते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस है यहां पर, और इसके नीचे क्या लगा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस। ये एक्चुअल में लेंस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक क्वाइल होती है, वो लेंस नहीं होता है, लेंस उसके पीछे लगा दिया गया खाली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर जो होता है वो एक्चुअल में लेंस होता है। ये क्या करता है? यहां से जो बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, उस बीम को क्या करता है बच्चों?
उस बीम को तय करता है कि किस तरीके से बीम स्पेसिमेन या नमूने पर जाएगी, कितनी मात्रा में जाएगी, ये क्या तय करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस तय करता है। किस तरह से जाएगी, कितनी मात्रा में जाएगी, किस मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेंस पर जाएंगे, ये सारी चीजें कौन तय करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडेंसर लेंस। ठीक है ना, ठीक हो गया है। अब ये यहां पर बच्चों स्पेसिमेन होल्डर है और ये स्पेसिमेन बच्चों यहां पर रखा हुआ है। ठीक है ना, स्पेसिमेन रखा हुआ है। तो देखिए आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है कि इसके नीचे स्पेसिमेन चेंबर होता है जिसमें स्पेसिमेन होल्डर लगा रहता है, जिस पर सैंपल या स्पेसिमेन या सैंपल रखा जाता है। अब मैंने आपको पहले इस स्ट्रक्चर में बता चुके हैं कि स्पेसिमेन चेंबर में क्या होता है कि इसमें स्पेसिमेन होल्डर होता है। क्या होता है, स्पेसिमेन होल्डर होता है और जिसमें स्पेसिमेन या सैंपल को रखा जाता है। जिस वस्तु को हमको देखना है उस चीज को यहां पर रख दिया जाता है। अब ये क्या है, ये देखिए स्पेसिमेन चेंबर डोर है, इसके अंदर स्पेसिमेन होल्डर होता है। ये देखिए स्पेसिमेन होल्डर है, यहां पर ये लगा हुआ है और यहां पर ये देखिए ये स्पेसिमेन रखा हुआ है। इसको क्या कह देंगे, स्पेसिमेन। स्पेसिमेन रखा हुआ है या इसको हम लोग कह देंगे सैंपल रखा हुआ है। सैंपल नमूना होता है, स्पेसिमेन भी नमूना होता है। ठीक है, अब यहां पर जो कंडेंसर लेंस से लाइट आ रही है वो किस पर पड़ रही है, ये पड़ रही है बच्चों आपके स्पेसिमेन पर। ठीक है, इस पर पड़ रही है और पढ़ने के बाद में क्या हो रहा है, लाइट जब पड़ रही है तब क्या हो रहा है, अब फोकस्ड इलेक्ट्रिक बीम स्पेसिमेन यानी कि सैंपल पर पड़ती है। स्पेसिमेन के अलग अलग पार्ट्स की थिकनेस, डेंसिटी, एटॉमिक कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकती हैं। यानी कि स्पेसिमेन की जो मोटाई है अलग हो सकती है, डेंसिटी उसकी अलग हो सकती है, एटॉमिक कंपोजिशन अलग हो सकता है, स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। तो उसके अलग अलग पार्ट्स पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक बीम अब पड़ती है। किसकी सहायता से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस की सॉरी कंडेंसर लेंस की सहायता से। और यहां पर क्या होता है, इस कारण इलेक्ट्रॉन स्पेसिमेन से गुजरते समय अलग अलग तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। तो ऐसा थोड़ी स्पेसिमेन हर जगह से एक ही जैसा है, कहीं पर मोटा है, कहीं पर उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कहीं पर कम है। तो जिस जगह पर इलेक्ट्रॉन पड़ता है वो अलग अलग तरीके से उस पर्टिकुलर जगह पर इंटरेक्ट करता है, जुड़ता है। जुड़ने के बाद में यानी कि उससे निकलने की कोशिश करता है। आगे देखिए क्या बताता है, बताया गया है कि इमेज कॉन्ट्रास्ट स्पेसिमेन की थिकनेस व थिननेस पर डिपेंड करती है। यानी कि इमेज कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है कि जो स्पेसिमेन है, जो नमूना है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रही है, इलेक्ट्रॉन बीम डिपेंड करती है, उसका जो इंटरेक्शन हो रहा है स्पेसिमेन से, तो वो स्पेसिमेन मोटा है या पतला है, उसकी थिकनेस और थिननेस के आधार पर उसके बीच में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है। यानी कि उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स को आर पार ट्रांसमिट करने की जो क्षमता है वो उसकी थिकनेस और थिननेस के ऊपर, उसके पतले और मोटे होने पर निर्भर करती है। आगे देखिए क्या वो बताया गया है, स्पेसिमेन से निकलने वाली ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन को प्रोजेक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आगे मैग्नीफाई करती है। ठीक है, और यहीं पर बच्चों क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस भी लगा होता है। जैसे कि ऑब्जेक्टिव लेंस भी बच्चों कहां पर होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस भी यहां पर लगा होता है। अब देखिए इसमें देख लेते हैं, हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन बीम पड़ी है स्पेसिमेन पर, और स्पेसिमेन से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं यहां से। भाई स्पेसिमेन को स्कैन करते हैं और स्कैन करके उसको ट्रांसमिट करते हैं और आर पार निकलते हैं। और वो उनका जो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेसिमेन की मोटाई और पतलेपन पर ऊपर। अगर मोटा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं। जहां पर पतला होता है वहां पर अच्छे से क्रॉस कर जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर जाते हैं। फिर क्या होता है, यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पर कहीं पर बच्चों लगा होता है। क्या लगा होता है, ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस यहां पर बच्चों क्या होता है, लगा होता है। यहां पर क्या होता है, इमेज बनती है और वो इमेज
जो बनती है ऑब्जेक्टिव लेंस पर, उस इमेज से बनने के बाद में वो इमेज कहां पर पहुंचती है, वो इलेक्ट्रॉन बीम पहुंचती है प्रोजेक्टर लेंस पर पहुंचती है, और वहां पर जो इमेज होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है। यानी कि स्पेसिमेन से निकलने के बाद में जो इमेज पहली बनती है वो ऑब्जेक्टिव लेंस पर बनती है, और ऑब्जेक्टिव लेंस की जो इमेज होती है उसको कई गुना बड़ा करके कौन दिखाता है, प्रोजेक्टर लेंस बहुत बड़ा उसको कर देता है। ठीक है, कई गुना बड़ा उसको कर देता है। ठीक है ना, आगे देखिए बात करते हैं। आगे क्या बताया गया है कि मैग्नीफाइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन इमेज स्क्रीन पर दिखाई देती है, जो फाइनल इमेज मैग्नीफाइड इमेज होती है। इस इमेज को डिजिटल डिटेक्टर द्वारा कैप्चर व रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कि बच्चा क्या बताया गया है कि यहां पर ऑब्जेक्टिव लेंस में जो इमेज बनी उस इमेज को प्रोजेक्टर लेंस के द्वारा बहुत बड़ा कर दिया गया, और फाइनल जो इमेज यहां पर बच्चों बनती है, ये जो स्क्रीन यहां पर लगी हुई है इसके ऊपर जो इमेज यहां पर बनती है, उस इमेज को, जो इमेज बनती है एक्चुअल जो रियल इमेज यहां पर जो बनती है, उस इमेज को क्या किया जाता है, उस इमेज को कैप्चर और रिकॉर्ड करके भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए बताया गया है इस पूरी प्रक्रिया में वैक्यूम यानी कि निर्वात कंडीशंस को मेंटेन करना होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन व फ्लो बाधित ना हो। यानी कि बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि जब प्रोजेक्टर लेंस से बहुत बड़ी इमेज बन जाती है तो वो फाइनल इमेज होती है हमारी, भैया वो कैसी इमेज होती है, वो इमेज होती है फाइनल इमेज होती है। जो प्रोजेक्टर लेंस के द्वारा बड़ी इमेज बनती है वो फाइनल इमेज होती है, और उस फाइनल इमेज को हम लोग डिजिटल डिटेक्टर के द्वारा कैप्चर और रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। भाई यहां पर आप देखते हैं कि ये जो इमेज यहां पर बनी है उस इमेज को पहले हम विजुअल ट्रांसमिशन के द्वारा देख भी सकते हैं यहां पर आंख को रख करके, और वही जो इमेज बनी है वहां पर उसको यहां पर कनेक्शन दे करके एक केबल कनेक्शन यहां पर दिया जाता है, उससे हम लोग इसको जिसको फोटो चैम्बर रीजन कहते हैं, यहां से उस रीजन के द्वारा इसको क्या किया जाता है, आपके कंप्यूटर के द्वारा, लैपटॉप के द्वारा क्या किया जाता है, उसको कैप्चर या रिकॉर्ड कर लिया जाता है, उस पर हम लोग इस पर देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज बनती है फाइनल इमेज, उसको हम लोग लैपटॉप या कंप्यूटर में भी देख पाते हैं और हम लोग अपनी आंखों से भी देख पाते हैं, और वो बहुत बड़ी इमेज बनती है बच्चों। ठीक है ना, तो ये सारी बातें हो गई इसकी मैकेनिज्म से रिलेटेड, इसको कैसे मैग्नीफाई करके देखा जाता है। आगे देखिए बात करेंगे, आगे क्या बात करनी है। आगे देखिए लिखा हुआ एक फ्लो चार्ट बना हुआ है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन गन है, इलेक्ट्रॉन गन से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन गन के अंदर कैथोड लगा होता है। कैथोड किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। जब इस टंगस्टन को गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ आकर्षित होते हैं और एक बीम बन जाती है, और ये बीम क्या होती है, एनोड के द्वारा आगे की ओर एसिलरेट की जाती है, आगे की ओर उसको ढकेला जाता है। फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस के पास में ये इमेज बन पहुंचती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस जो होता है वो एक्चुअल में एक लेंस नहीं होता है, वो एक कॉइल होती है जो लोहे के कोर्स के द्वारा या कॉपर के तारों के द्वारा बनी हुई एक क्या होती है, कॉइल होती है, जिसके अंदर क्या किया जाता है, उस बीम को सही सीधे डायरेक्शन में रेखांकित या अलाइन किया जाता है। उसके बाद में क्या लगा होता है, कंडेंसर लेंस लगा होता है। ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस में जो इलेक्ट्रिक बीम आती है, इलेक्ट्रॉन बीम आती है, उसको क्या करता है, स्पेसिमेन पर कितनी मात्रा में भेजना है, किस तरह से भेजना है, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद में क्या होता है, और ये क्या करता है, फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम का तैयार करता है। भाई फोकस्ड ही होती है कि उसमें सारी चीजें तय हो जाती हैं। फिर ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये किस पर पड़ती है, स्पेसिमेन पर पड़ती है, यानी कि नमूने पर पड़ती है। नमूने के बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स जो है नमूने को क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, और ट्रांसमिशन करने के बाद में क्या होता है,
ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लेंस पर एक क्या बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, और ये इमेज जो है प्रोजेक्टर लेंस के द्वारा बहुत बड़ी यानी कि लार्ज कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, लार्ज, यानी कि बड़ी इमेज यहां पर बच्चों बना दी जाती है। किसके द्वारा, प्रोजेक्टर लेंस के द्वारा। और प्रोजेक्टर लेंस के द्वारा क्या किया जाता है, मैग्निफिकेशन का मतलब ही होता है बड़ा करना। और फिर हम लोग इसको स्क्रीन के ऊपर देख पाते हैं। स्क्रीन के ऊपर जब इसको डिटेक्ट किया जाता है तो इसको आंख यहीं पर लगा करके इसको हम लोग देख लेते हैं। और इसकी जो है फाइनल इमेज यानी कि कहां पर बनती है, स्क्रीन के ऊपर ही बच्चों क्या बनती है, फाइनल इमेज बनती है। और इस फाइनल इमेज को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, इस फाइनल इमेज को हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैप्चर भी बच्चों कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर्क करता है। आगे कुछ और भी थोड़ी बहुत चीजें हैं, बात कर लेते हैं। देखिए क्या बताया गया है, मेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। यह मेनली दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको TEM कहते हैं, और स्कैनिंग और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको SEM कहते हैं। तो सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देख लेते हैं। ये क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको TEM कहा जाता है का प्रारंभिक प्रोटोटाइप अर्नेस्ट रस्का और मैक्सनॉल ने 1931 में विकसित किया। इसमें क्या बताया उन्होंने, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम को स्पेसिमेन के आर पार, थ्रू द स्पेसिमेन, यानी कि स्पेसिमेन के आर पार क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन बीम को किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को किया जाता है, भेजा जाता है। एक बहुत थिन स्पेसिमेन पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स बीम डाली जाती है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्पेसिमेन से होकर निकल जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हो जाते हैं यानी कि बिखर जाते हैं, और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन से इमेज बनती है। जो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, आर पार हो जाते हैं, उनसे क्या होता है, इमेज बनती है। तो इमेज बन जाती है, फिर क्या होता है, देखिए TEM में थिन स्पेसिमेन को देखा जाता है, पतले स्पेसिमेन को देखा जाता है। TEM की हेल्प से सेल ऑर्गेनल्स, वायरस, बैक्टीरिया की इंटरनल स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन की अल्ट्रा स्ट्रक्चर, नैनो पार्टिकल्स एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को देखा जा सकता है। तो TEM जो होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों होता है। ठीक है, क्योंकि उससे हम लोग बहुत छोटी चीजों की इमेज को देख पाते हैं, बहुत छोटे स्ट्रक्चर्स की इमेजेस को देख पाते हैं। दूसरा कौन सा टाइप होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसको SEM कहते हैं। SEM की खोज किसने की है, मैक्सनॉल ने 1935 में की थी। SEM में इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन के आर पार नहीं जाती है, इसकी बजाय इलेक्ट्रॉन बीम स्पेसिमेन की सरफेस पर स्कैन करती है। SEM में क्या होता है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या करता है, वो थिक होते हैं ऑब्जेक्ट और उनकी जो सरफेस होती है उसको स्कैन किया जाता है, और स्कैन करने के बाद में क्या होता है, बीम को एक एक करके स्पेसिमेन की स्ट्रक्चर्स के विभिन्न पॉइंट पर स्कैन कराया जाता है, यानी कि अलग अलग जो पॉइंट होते हैं स्पेसिमेन के वहां पर स्कैन किया जाता है। और स्कैन करने के बाद में क्या होता है, सरफेस से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन से सिग्नल्स को डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर इमेज बनाता है। ठीक है, कि सरफेस पर स्कैन हो गया, उसके बाद में जो डिटेक्टर है वो इमेज को डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर के ऊपर इमेज बनती है, और वो इमेज देखते हैं कैसी होती है, क्या होती है, SEM की हेल्प से 3D इमेज प्राप्त होती है। कैसी इमेज प्राप्त होती है, 3 डायमेंशनल इमेज हमको प्राप्त होती है। SEM की हेल्प से इंसेक्ट की सरफेस, पॉलन ग्रेन्स, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, प्लांट लीफ स्ट्रक्चर, हेयर्स, फाइबर्स एंड मटेरियल्स की सरफेस को देखा जाता है। यानी कि कई अलग अलग प्रकार के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको स्कैन करके देखा जाता है SEM के द्वारा। ठीक है ना, तो ये दो मेन टाइप होते हैं। एक दो और टाइप है लेकिन उनको
ज्यादा नहीं वरीयता दी जाती है। आगे देखिए इसके यूजेज की बात कर लेते हैं। यूजेज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या बताया गया बच्चा, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के यूजेज? तो पहला यूज देखिए क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर्स को बहुत मैग्निफिकेशन पर देखने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य उपयोग हैं, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या किया जाता है, बहुत अधिक मैग्नीफाई करके चीजों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। स्टडी ऑफ सेल्स, सेल की अंदर की स्ट्रक्चर्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, मेम्ब्रेन्स हैं, इनको देखने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग बच्चों किया जाता है। आगे देखिए बच्चा क्या बताया गया है, मेडिकल रिसर्च। मेडिकल रिसर्च में कैसे डिजीज को, टिश्यूज को एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स इत्यादि का अध्ययन करने में करते हैं या किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिजीज को देखने में, पहचानने में, उसके सेलुलर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए, उनके अध्ययन के लिए इसका उपयोग किया जाता है या उसको पहचानने में उसकी हेल्प करता है। मटेरियल साइंस, सामग्री विज्ञान में क्या किया जाता है, मेटल्स जो होते हैं या मिश्र धातुएं जो एलॉइड्स होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं एंड अदर मटेरियल्स जो होते हैं, उनका अध्ययन करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं एंड स्ट्रक्चर्स एट द नैनोमीटर स्केल इत्यादि का अध्ययन करने में हेल्प करता है। तो नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स में किस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको एनालाइज करने के लिए भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। साइंटिफिक रिसर्च में यानी कि बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मटेरियल साइंस में इत्यादि में इसका हेल्प लिया जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो इस तरीके से डिफरेंट वेरिएबल फील्ड्स में, अलग अलग फील्ड में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है यूज की जाती है। इस कारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैसी होती है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। इट इज वेरी वेरिएबल इन नेचर बिकॉज आप जानते हैं कितने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को इसमें देखने के लिए यूज किया जाता है ना? तो रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओवरऑल ये आपके लिए एक लॉन्ग क्वेश्चन का टॉपिक है। सारे नोट्स आप तैयार कर लीजिए यहां से। ये पीडीएफ आपको इंडियंस बायोलॉजी हब टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम पर अवेलेबल है। ध्यान रखिए आगे के सारे लेक्चर्स तैयार हो रहे हैं, आ रहे हैं एक एक करके। सारे लेक्चर्स आपको यहीं पर मिल जाएंगे। कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होने वाली है जब तक कि हमारी टीम एक प्रतिबद्धता के साथ में वर्क कर रही है, तब तक आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप पेशेंस बनाए रखिए, आप कंसिस्टेंसी के साथ में पढ़ते रहिए और बिलीव करते रहिए कि अगर आपसे सत्यम पांडे सर ने कहा है तो वो बात हम लोग पूरी भी करते हैं। और ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए और अपना कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।